हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे ईवीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक बायोडाइवर्सिटी, जिसे आप कहते हैं जैव विविधता। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक लास्ट की वीडियोस को वॉच नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप वहां से अपना पूरा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं जो भी अभी तक आपको प्रोवाइड किया गया है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी आज की क्लास को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो बायोडाइवर्सिटी है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। जो बायोडाइवर्सिटी है इसे सबसे पहले हम क्या कहते थे? बायोडाइवर्सिटी जो टर्म है इससे पहले हम इसे बोलते थे आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। क्या बोलते थे हम इसे? पहले बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बोलते थे, उसके बाद हमने इसे बायोडाइवर्सिटी बोला। तो जो आपकी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये टर्म आपकी किसने दी थी सबसे पहले? तो ये जो 1968 में ये आपके रेमंड एफ डेमसन ने दी थी जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। तो ये पॉइंट्स हम आपको क्वेश्चंस में कवर कराएंगे। तो ये आपको याद रखना है, जो जैव विविधता है इसे पहले जैवीय विविधता बोलते थे। क्या बोलते थे? जैवीय विविधता बोलते थे, और बाद में इसको जैव विविधता बोलते थे। तो अब जैसे कि एक टर्म थी जैवीय विविधता या बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, वो किसी ने दी थी। तो इसी तरह जो आपकी टर्म है आपकी बायोडाइवर्सिटी, ये किसने दी होगी? तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1985 में जो आपका 1985 में जो ये आपकी बायोडाइवर्सिटी टर्म है ये आपकी दी थी आपके वॉल्टर जी रॉगर ने। किसने? वॉल्टर जी रॉगर ने आपकी ये टर्म कॉइंड करी थी। कौन थे? वॉल्टर जी रॉगर थे जिन्होंने ये टर्म जो है बायोडाइवर्सिटी की इसको कॉइंड किया था। बट इस टर्म को पब्लिश्ड किसने किया था? इस टर्म को पब्लिश्ड किया था हमारा एडवर्ड विल्सन ने। तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपकी जो बायोडाइवर्सिटी टर्म है इसको पब्लिश्ड किसने किया था, तो एडवर्ड विल्सन ने किया था। बट अगर पूछा जाएगा इसको कॉइंड किसने किया था, वो वॉल्टर जी रॉगर ने किया था। तो ये तो हमने फैक्ट समझे बायोडाइवर्सिटी के कि कौन सी टर्म किसने दी थी। तो यहां तक हमने समझा फैक्ट क्वेश्चंस को। अब हम समझेंगे कि फाइनली बायोडाइवर्सिटी होती क्या है। तो देखिए, बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जहां पे आपको वैरायटी ऑफ फ्लोरा और फोना मिलता है। डिफरेंट वैरायटी में आपको फ्लोरा फोना मिलता है किसी एक एरिया में, वहां क्या होती है? जैव विविधता होती है। जैसे आपको बहुत सारे जीव जंतु पौधे आपको कहीं देखने को मिलते हैं तो वहां पे वो क्या है? एक जैव विविधता है, क्योंकि सब में क्या है? विविधताएं हैं। कोई भी चीज समान नहीं है, सब में आपको कहीं ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। जैसे आप एक मनुष्य की जाति को ही देखिए, अगर आप अपने फ्रेंड्स को, अपने फैमिली मेंबर्स को, सबको देखते हैं तो आप सभी में कहीं ना कहीं डिफरेंसेस हैं, कोई भी एक जैसा नहीं है। तो इसी प्रकार जहां पे आपको बहुत सारे पेड़ पौधे हुए, जंतु हुए, इन सब में जो विविधताएं देखने को मिलती हैं तो इसे आप कहते हैं अपनी जैव विविधता। इंग्लिश में बात करें तो इसे आप कहेंगे डिफरेंट वैरायटी ऑफ फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन गिवन एरिया। जो डिफरेंट वैरायटी में फ्लोरा और फोना मिलते हैं या माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं एक गिवन एरिया में, वो हमारी बायोडाइवर्सिटी होती है। तो अब इसमें देख लेते हैं इसमें हमने क्या लिखा है आपके लिए। तो इसमें लिखा है हमने बायोडाइवर्सिटी इज टर्म पॉपुलराइज्ड बाय द सोशियोलॉजिस्ट एडवर्ड विल्सन। तो ये बिल्कुल याद रखना है, ये पब्लिश तो एडवर्ड विल्सन ने की थी, बट इसको कॉइंड किसने किया था? रॉगर ने किया था। रॉगर याद रखिए, वॉल्टर जी रॉगर नेम है बट आपको रॉगर से याद आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसमें लिखा है
to describe the combined diversity at all the level of biological organism. High rainfall and high temperature favor rich biodiversity. मतलब यहाँ पे यही है, बस एडवर्ड विल्सन ने तो हमारी ये कॉइंट का मतलब पब्लिश की थी, और जहाँ पे हमारा ज़्यादा तापमान होता है या बारिश होती है वहाँ पे हमारी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। तो देखिए, जैसे कि हमारी ये पूरी एक हमारा ग्लोब है, ये हमारा हो जाता है इक्वेटर, और यहाँ पे हमारे हो जाते हैं पोल्स। तो जो हमारा इक्वेटर वाला पार्ट है, यहाँ पे हमें सबसे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है, और जैसे ही जैसे हम पोल्स की तरफ जाते हैं तो हमारी जो जैव विविधता है वो कम हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे हमें डायरेक्ट रेज नहीं मिल पाती हैं सन की। जो डायरेक्ट रेज आती हैं वो यहाँ पे आती हैं, तो इसलिए यहाँ पे ज़्यादा जैव विविधता देखने को मिलती है। क्योंकि जो पौधे हैं, प्लांट्स हैं या जीव हैं, सभी को क्या ज़रूरत है, सनलाइट की भी ज़रूरत होती है, तो इसलिए वहाँ पे ज़्यादा जैव विविधता देखने को आपको मिलेगी। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है हमारा, इन जनरल स्पीसीज डिक्रीजेस एंड मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर टूवर्ड पोल्स। वही लाइन है, जैसे ही जैसे हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो हमारी जो जैव विविधता है वो डिक्रीज होने लगती है, बट अगर पोल से हम इक्वेटर की तरफ आते हैं तो हमारी जो जैव विविधता है वो बढ़ती है। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। तो आप सभी को इतना तो समझ में आया होगा कि बायोडाइवर्सिटी होता क्या है, जहाँ पे आपको बहुत सारे जैव मतलब जीवित चीज़ें हैं, या फिर आपके जंतु हैं, या फिर आपके पेड़ पौधे हैं, इन सभी में जो विविधताएं आपको देखने को मिलती हैं उसे आप जैव विविधता बोलते हैं। तो अब बात करते हैं कि जो बायोडाइवर्सिटी है उसके लॉस होने के कारण क्या हैं। मतलब अगर हमारी जो जैव विविधता कम होती जा रही है दिन पर दिन, तो उसके कम होने के कारण क्या हैं वो आपको पता होने चाहिए। पहले कारण से पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं कि जो हमारी जैव विविधता है उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो उसके हमारे जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से टाइप्स होते हैं, एक होती है हमारी जेनेटिक, एक होती है हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी, एक होती है हमारी स्पीसीज डाइवर्सिटी, और एक होती है हमारी इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तो अब जब बात करी जाएगी जेनेटिक डाइवर्सिटी की, तो उसका मतलब क्या होगा, जेनेटिक डाइवर्सिटी का मतलब होता है आनुवांशिक विविधता। अब वो कैसे, मान लीजिए कुछ हम लोग हैं, जैसे हम ही हैं, मानव है, अब मानव में भी मानव की जाति है उसमें डिफरेंसेस देखने को मिलता है। अगर आप हैं तो आप सेम टू सेम अपने भाई बहन जैसे नहीं हैं, आप में डिफरेंसेस हैं। आप मान लीजिए ट्विंस भी हैं, उनमें भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलता है। तो ये होती है जेनेटिक डाइवर्सिटी, सेम जीन्स हैं पर हमारे में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार मान लीजिए कोई और जाति है, कुत्ते की जाति है, तो उनमें भी डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, सेम नहीं होता है कोई भी। तो ये हो जाती है हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी। और अगर बात करी जाए स्पीसीज डाइवर्सिटी की, तो स्पीसीज डाइवर्सिटी में आ जाता है कि जो बहुत सारी स्पीसीज हैं उनमें भी अलग अलग अपनी क्या है डिफरेंसेस हैं, उनमें भी समानताएं हमें देखने को नहीं मिलती हैं, सब में डिफरेंसेस होते हैं, कोई भी एक जैसा नहीं होता है। और बात करी जाए इकोसिस्टम में, तो इकोसिस्टम के अंदर हमारी सब चीज़ें आ जाती हैं, तो सभी में हमें कहीं ना कहीं बहुत सी डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप एक गार्डन में हैं, वहाँ पे एक तालाब है, तालाब में मछलियाँ हैं, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, तो सब एक जैसे नहीं होते हैं, सब में डिफरेंसेस होते हैं, सब एक दूसरे से अलग होते हैं। तो वो हो जाता है पूरा इकोसिस्टम के अंदर कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है। तो आप देखिए, आप बंदर जैसे नहीं दिखेंगे, और बंदर कुत्ते जैसा नहीं दिखेगा, और कुत्ते पेड़ों जैसे नहीं दिखेंगे, तो यहाँ पे सब चीज़ें अलग अलग हैं। तो पूरे इकोसिस्टम में हमारी क्या है, विविधताएं हैं। तो आपको एक पॉइंट और याद रखना है, तो अपने नोट्स में आप बना सकते हैं। और मैं फिर से आपसे एक बात कहूंगी कि अगर आप वीडियो के साथ में नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको पीडीएफ में नहीं मिल पाती हैं, जब हम पढ़ाते हैं आपको तब हमारे माइंड में आती हैं। तो इसलिए वो आपको नोट करना चाहिए, जिससे कि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो।
तो अब आप ये पॉइंट याद रख सकते हैं, जैसे UNEP जो है, जिसकी फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। क्या होती है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम होता है, जिसे हम हिंदी में बोल सकते हैं संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के अनुसार। एक डेफिनेशन दी गई है जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, टाइप्स ऑफ डाइवर्सिटी, वो मैंने आपको पहले इसलिए पढ़ाया जिससे कि आप इस डेफिनेशन को भूल ना पाए। तो इसमें इन्होंने क्या कहा है, जो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो उन तीनों का क्या होती है, एग्रीगेट होती है। जेनेटिक डाइवर्सिटी का, स्पीसीज डाइवर्सिटी का और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी का क्या होती है, एग्रीगेट होती है, जो एक जगह पे पाया जाता है। तो आपको ये माइंड में रखना है, UNEP के अकॉर्डिंग बायोडाइवर्सिटी आपकी यही होती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम ये डिस्कस करने वाले थे कि कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेज, जो हमारे बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता है, उसके जो है दिन पर दिन मतलब खत्म होने के, कम होने के जो कारण हैं वो क्या हैं। जैसे कि पहला हमारा कारण है हैबिटेट लॉस। तो आपको मैंने पढ़ाया था शेल्टर के अंदर हैबिटेट होता क्या है। तो हैबिटेट का मतलब होता है हमारा एक तरह से आवास, जहाँ पे हम रह रहे हैं, हमारा घर। जैसे आपका हैबिटेट क्या है, आपका घर है। एक चिड़िया का हैबिटेट क्या है, उसका घोंसला है। तो यही है हैबिटेट लॉस होने के क्या कारण क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा हमारी जो जातियां हैं, जिस भी तरह की भी हैं, मतलब बहुत ज़्यादा जैव विविधता जो है वो कम होती जा रही है। अपने घर नहीं है उनके, चाहे वो कोई भी जीव जंतु हैं या कुछ भी है, जब एक हैबिटेट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो खत्म होते जाएंगे। जैसे दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कोज ड्राइविंग एनिमल एंड प्लांट्स, एनिमल और प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि अब क्या हो रहा है, इंडस्ट्री ओपन करी जा रही है, जो प्लांट्स वगैरह हैं, फॉरेस्ट खत्म होते जा रहे हैं, और हमारे जो मतलब जैसे फॉरेस्ट खत्म होंगे तो अब जैसे चिड़िया है वो अपना घोंसला बनाती है, पेड़ों पे बना रही है। जब पेड़ ही नहीं रहेंगे वो घोंसला कहाँ पे बनाएगी। तो जितना इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है उसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारी जो डाइवर्सिटी है, ये जैव विविधता है, ये खत्म हो रही है। तो अब आप खुद अपने आसपास देख सकते हैं, अगर आप अपने बड़े बुजुर्ग से पूछेंगे वहां पर 20 साल पहले क्या एनवायरनमेंट था या कैसा आसपास का माहौल था, तो वो यही बताएंगे कि आसपास घने जंगल थे, बहुत ही सुनसान रास्ते हुआ करते थे। कुछ डिमेरिट्स थे पर कुछ मेरिट्स भी थे उस टाइम पे। और आज के टाइम में हर जगह आप देख लीजिए बस सोसाइटी बन रही हैं या फिर घर ही घर देखने को मिलते हैं। बहुत कम एरिया में आपको प्लांट्स वगैरह देखने को मिलते हैं, घना जंगल देखने को मिलता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत बड़ा कारण है हैबिटेट लॉस का, आपकी बायोडाइवर्सिटी का कम होना। तो इसमें आप चिड़िया को याद रख सकते हैं। घर, वो चिड़िया अपना घर कैसे बनाएगी जब प्लांट्स ही नहीं रहेंगे, फॉरेस्ट ही नहीं रहेंगे, सब चीज़ें खत्म कर दी जाएंगी, वहाँ पे इंसान अपने घर बना लेंगे, तो यहाँ पे आपका बायोडाइवर्सिटी लॉस होगी। तो आपको कुछ चीज़ें आपने ट्रिकी माइंड से याद रखनी होगी। माना कि ट्रिक्स हम भूल जाते हैं, बट हमारे माइंड में सेट करने के लिए हमें कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ती हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है पॉल्यूशन। पॉल्यूशन की वजह से हमारा जो है इफेक्ट पड़ता है जैव विविधता पे। जब जितना ज़्यादा हमारे वातावरण में प्रदूषण बढ़ता जाएगा तो कहीं ना कहीं ये हार्म करेगा हमारी सभी चीज़ों को। तो प्रदूषण के बढ़ने से प्लांट्स को भी हार्म होता है। तो इस वजह से हमारी जैव विविधता जो है वो कहीं ना कहीं खत्म हो रही है। और ये प्रदूषण कौन फैला रहा है? सारी क्रियाएं मानव कर रहा है। डायरेक्टली कर रहा है, इनडायरेक्टली कर रहा है। डायरेक्टली कैसे कर रहा है? डायरेक्टली ऐसे कर रहा है, सारा कूड़ा कचरा हम बहती नदी में बहा देते हैं जानबूझ के, पता होते हुए भी। अब आप लोग हैं, आप देखते होंगे अपने घर में एक चीज़ देखते होंगे कि जैसे पूजा पाठ का कुछ सामान होता है जिसे गंगा नदी वगैरह में से लाना होता है, तो हमें पता है कि हम उस नदी को प्रदूषित कर रहे हैं, तो हमें वहाँ पे वो काम नहीं करना चाहिए। इससे बेस्ट है, मैं अगर अपनी सजेशन में आपको कहूँगी तो आपको करना चाहिए अपने घर के आसपास कोई ऐसी साफ जगह देखनी चाहिए जहाँ पे उसे आप ऐसी जगह पे डाल सकें जहाँ पे पैरों में ना आए वो, और वो अपने आप ही डिकम्पोज हो जाए। तो हमें प्रदूषण नहीं फैलाना चाहिए, चाहे वो जल प्रदूषण है चाहे वो एयर पॉल्यूशन।
तो आपको इतना याद रखना होगा कि पॉल्यूशन की वजह से हमारी कहीं ना कहीं जो ये जैव विविधता है ये कहीं ना कहीं लॉस हो रही है। तो आगे देखते हैं अब बात करते हैं हमारा क्लाइमेट की चेंज होने से भी हमारी जो है जैव विविधता पर प्रभाव पड़ता है, इसका लॉस होता है। तो मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमारा ये क्या है, पूरा ग्लोब है और ये हमारी इक्वेटर है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो मतलब यहाँ पे सन्स की भी रेज जो हमें मिलती हैं ज़्यादा मिलती हैं, बट देखा जाए अगर पोल्स के बारे में देखा जाए, पोल्स में हमें इतना टेम्परेचर मतलब जो है हमें हीट नहीं मिल पाती हैं। तो जहाँ पे सन की डायरेक्ट रेज पड़ती हैं वहाँ पे आपकी जैव विविधता ज़्यादा पाई जाती है। तो इसी तरह जैसे हमारे क्लाइमेट में चेंज आता रहता है तो उससे भी जो हमारे जैव विविधता है उस पर प्रभाव पड़ता है। तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं हमारा जैव विविधता जो है वो लॉस हो रही है, वो खत्म हो रही है, कम हो रही है। तो देखिए एक पॉइंट और आपको अपने नोट्स में मतलब लिख लेना चाहिए, अगर आप कॉपी पेन लेकर बैठे हैं तो एक क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है रेड डाटा बुक। किससे पूछा जाता है? रेड डाटा बुक से हमसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है। इससे एक क्वेश्चन आता है कि ये बुक किससे रिलेट करती है। तो इसमें आप आंसर करेंगे कि मतलब ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि हमारी जो जातियां हैं, जीव जंतु जो भी हैं, उन वो विलुप्ति की तरफ जा रहे हैं, मतलब खत्म होते जा रहे हैं, उससे रिलेटेड रहता है। इससे ज़्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बस यही पूछा जाता है कि जो हमारा रेड डाटा बुक है ये किससे रिलेट करती है। तो इसका आंसर आप यही देंगे कि जो रेड डाटा बुक है वो हमारी इससे रिलेट करती है कि जो विलुप्ति की तरफ हमारे जीव जा रहे हैं वो होगा। तो मैं फिर आपसे यही कहूंगी कि नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि आपके माइंड में ज़्यादा टाइम तक रह पाता है अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, क्लाइमेट चेंज फॉर एग्जांपल, हीटिंग ऑन अर्थ सरफेस अफेक्ट बायोडाइवर्सिटी। जलवायु परिवर्तन उदाहरण के लिए पृथ्वी की सतह को गर्म होना जैव विविधता को प्रभावित करता है। तो आपको याद रखना चाहिए कि जो जैव विविधता है वो वहाँ पे ज़्यादा पाई जाती है जहाँ पे आपकी सन की रेज आपको ज़्यादा मिलती हैं, सनलाइट मिलती है, क्योंकि जो हमारे प्लांट्स हैं वो सनलाइट पे निर्भर रहते हैं, उन्हें फोटोसिंथेसिस की हेल्प से वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, और प्लांट्स पे हमारे जीव जंतु निर्भर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं सभी किससे रिलेट करते हैं, सन से रिलेट करते हैं। तो जहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट मिलेंगी तो वहाँ पे वो भी अच्छे से रह पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो जो भी हमारे संसाधन हैं उनका जो रिसोर्सेज का जो यूज़ है वो ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। हम क्या कर रहे हैं, दिन पर दिन क्या कर रहे हैं, हम अपने यूज़ के लिए, कहाँ बेसिक नीड्स थी हम पेड़ पौधों को कट करते थे बस, अब क्या कर रहे हैं हम अपने घरों को बनाने के लिए, अपने घर में हमें वुड की ज़रूरत पड़ती है फर्नीचर को बनाने के लिए, तो हम जितने ज़्यादा पेड़ हैं कट करते रहते हैं। दिन पे दिन हम ये मान लीजिए अपने जो है ना एनवायरनमेंट को हार्म करते हैं। अपनी सुविधा के लिए हम कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, पेड़ों को काटते रहते हैं, अपने ज़रूरतों को पूरा करते रहते हैं। तो इस वजह से हमारी जो जैव विविधता है उस पर फर्क पड़ता है। तो ये आपका एक और कारण हो सकता है आपकी बायोडाइवर्सिटी के लॉस होने का। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, बायोडाइवर्सिटी losses, over exploitation of resources when the activity connected with capturing and harvesting, hunting, fishing, farming। हम क्या करते हैं, hunting करते रहते हैं, fishing करते रहते हैं, farming भी कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं हार्म कर रहे हैं जैव विविधता को। तो अब आप फिशिंग कर रहे हैं तो आप उन्हें खत्म कर रहे हैं अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, हंट कर रहे हैं तो आप अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें मतलब एक तरह से खत्म कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, एक तरह से हमारे द्वारा ये सब चीज़ें होती हैं और यहाँ पे कहीं ना कहीं जैव विविधता का नुकसान होता है। तो आइए आगे बात करते हैं, आगे क्या है हमारा, आगे बात करते हैं हमारी बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की। तो जो जैव विविधता है अगर उसके संरक्षण की बात की जाए तो उसमें हम क्या बताएंगे। तो देखिए जो हमारी जैव विविधता का मतलब जो भी जैव विविधता का संरक्षण होता है वो हमारा दो तरह से होता है। अब दो तरह से कैसे होता है, एक होता है हमारा इन सीतु कंजर्वेशन, इन सीतु कंजर्वेशन को हम कहते हैं स्वस्थान, और एक होता है हमारा एक्स सीतु कंजर्वेशन।
तो एक इन सीतु हो गया और एक आपका एक्स सीतु हो गया। तो ये जो ऊपर है ये आपका इन सीतु है, इसे आप स्पेलिंग को ठीक कर लेगा, और नेक्स्ट आपका एक्स सीतु है। अब इन सीतु में क्या होता है, आपका इन सीतु कंजर्वेशन में होता है जहाँ पे आप जो आपके बायोडाइवर्सिटी है, जैव विविधता को कहीं ना कहीं संरक्षण कर रहे हैं, वो एक नेचुरल हैबिटेट में कर रहे हैं, एक प्रकृति के उसमें ही कर रहे हैं आप, तो उसे आप क्या कहेंगे, अपना इन सीतु कंजर्वेशन कहेंगे। जैसे कि आपने बायोस्फीयर रिजर्व बना दिए, नेशनल पार्क बना दिए, सेंचुरीज बना दी, तो वो क्या है, नेचुरल हैबिटेट के अंदर ही हम अपनी जैव विविधता जो है, जीव जंतु पेड़ पौधे इन सभी का संरक्षण कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाता है, हमारा इन सीतु कंजर्वेशन हो जाता है। बट अगर बात करी जाए एक्स सीतु कंजर्वेशन की, तो इसमें क्या होगा, तो एक्स सीतु कंजर्वेशन हमारा वो होता है जहाँ पे हम आर्टिफिशियल हैबिटेट बनाते हैं अपने जीव जंतुओं को संरक्षण करने के लिए। जैसे आपके क्या हो जाते हैं, आप जू में जाते हैं, चिड़ियाघर में जाते हैं, तो वहाँ पे आप देखते हैं एक आर्टिफिशियल तरीके से सारे जीव वहाँ पे दिखते हैं आपको, तो वो क्या है, एक तरह से हमने उन्हें वहाँ पे संरक्षण कर रखा है, उनको कोई हार्म नहीं कर सकता है। वो किस तरह से हो रहा है, आर्टिफिशियल तरीके से हो रहा है। बट अगर आप नेशनल पार्क, सेंचुरी, बायोस्फीयर को देखते हैं, तो वो क्या है, एक नेचुरल हैबिटेट की तरह से हो रहा है। तो इन दोनों में आपको ये डिफरेंस देखने को मिल जाता है। तो एक बार हम इसमें भी रीड कर लेते हैं। When we conserve and grow the whole ecosystem, its biodiversity at all level is protect, we save the entire forest to save the tiger. This approach called सीतु conservation. जिसे हम मतलब पूरे फॉरेस्ट को या टाइगर को सभी को सेव कर रहे हैं एक अपना नेचुरल हैबिटेट के अंदर रहकर, तो वही क्या हो जाएगा, आपका इन सीतु कंजर्वेशन हो जाएगा। और नेक्स्ट में आपको बता ही दिया है कि इसमें इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अपने माइंड में फिट करनी है चीजें कि क्या होती हैं। तो इन सीतु क्या होगा, जहाँ पे नेचुरल हैबिटेट में आप कर रहे हैं कंजर्व, और एक्स सीतु क्या होगा, जहाँ पे आर्टिफिशियल हैबिटेट में कर रहे हैं। इन सीतु के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, नेशनल पार्क हो गए, सेंचुरीज हो गई। अब देखिए कुछ पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं जिसे आप अभी भी नोट कर सकते हैं। तो बायोस्फीयर, ये चीज़ें हम आपको आगे वीडियोस में कराएंगे, बट फिर भी आपको माइंड में रखना है। अगर बात करी जाए बायोस्फीयर रिजर्व की, तो बायोस्फीयर रिजर्व में आपका सबसे पहला जो रिजर्व है वो है आपका नीलगिरी। कौन सा है आपका, नीलगिरी रिजर्व है आपका सबसे पहला रिजर्व। और अगर आपका सबसे 18 है पूरे, और 18 में आपका है आपका पन्ना। कौन सा है, पन्ना रिजर्व। तो ये दो रिजर्व हैं, सबसे पहला रिजर्व आपका नीलगिरी है और 18 आपका कौन सा है, पन्ना है। तो और बात करी जाए अगर आपकी यूनेस्को के अंदर आपके 12 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल पार्क से रिलेटेड, कुछ 2 पॉइंट्स बता देते हैं आपको। नेशनल पार्क में जो आपका सबसे पहला पार्क है वो कौन सा पार्क है, वो आपका हैली नेशनल पार्क है, जिसे आप जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के नाम से भी जानते हैं। और एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उसका नेम चेंज करके कुछ और रख दिया है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको कितना पता है। तो इस क्वेश्चन के आने के बहुत चांसेस हैं, किसी भी एग्जाम में आ सकता है ये, कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नेम क्या रखा गया है, तो आपको कमेंट में बताना है। और बात करी जाए आपका सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है, तो सबसे बड़ा नेशनल पार्क आपका हेमिस नेशनल पार्क है। और सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है, ये आपका साउथ बटन द्वीप नेशनल पार्क है। तो नेशनल पार्क को हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोस में, तो उसमें भी हम आपको इसे कवर कराएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे हाउ कैन वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी। तो अब ये बताइए कि आप किस तरह से अपनी बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं। अब आपने एक चीज याद रखनी है कि जब भी आप कॉजेज पढ़ते हैं, जो आपके कॉजेज होते हैं वो तो आपके कारण होते हैं, बट अगर बात करी जाए आपको कुछ चीजें ठीक करनी है तो उन्हीं कॉजेज को आप ना करें। जैसे मान लीजिए पहले आप क्या हो रहा था आपका, आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन रिसोर्सेज का कर रहे थे, तो आपकी जो बायोडाइवर्सिटी है वो घटती जा रही थी। बट अगर आप वो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी नहीं घटेगी। तो ये चीजें
होती हैं। तो ऐसे ही आप कंजर्व किस तरह से करेंगे, आप करेंगे अब अगर आप जो पेड़ पौधे हैं उन्हें काटेंगे नहीं तो कहीं ना कहीं आपकी जो डाइवर्सिटी है वो खत्म होने से बच जाएगी। उसी तरह से दूसरा, अगर आप जो एनिमल्स को हंटिंग करते हैं उन पे बैन लगा देंगे तो उससे भी आपकी ये बच जाएगी। क्योंकि जैसे अब लोग बाग हंटिंग मतलब हंटिंग करने चले जाते, पहले ज़्यादा होता था ये चीज़ें कि शेर को देखा या किसी को देखा, मूवी में ही देखा है वैसे मैंने भी, तो मतलब हंट करना स्टार्ट कर दिया। बट अगर इन चीज़ों पर बैन लगता है, किसी को अलाउ नहीं किया जाएगा, ऐसे तुम किसी को नहीं मार सकते, तो वो चीज़ें खत्म होने से बच जाएंगी। नेक्स्ट है आपका इफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका हम इफिशिएंट तरीके से यूज़ करें। अगर मान लीजिए हम पेड़ पौधों को काट रहे हैं, हमने आज एक पेड़ काटा तो दूसरी तरफ हमें एक पेड़ लगाना भी चाहिए। अब हम काट तो रहे हैं चीज़ों को बट लगा नहीं रहे हैं, तो वो चीज़ें तो खत्म हो जाएंगी एक टाइम पे आगे। मान लीजिए आपके पास एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास एक गुल्लक है, उसमें आपने अपने हजारों रुपए एक एक रुपए जोड़ रखे हैं। अब आप जब भी कोई काम होता है उसमें से निकालते हो पूजा पाठ के काम में और चढ़ा देते हो, बट उसमें एक भी रुपया डालते नहीं हो। तो ये बताइए वो गुल्लक कितने दिन चलेगी? एक दो साल, या एक दो साल तो नहीं चलेगी, खैर मतलब जितने भी दिन चलेगी चल जाएगी, बट एक दिन तो खत्म हो जाएगी। बट अगर आप उसमें से निकाल भी रहे हैं और उसमें डाल भी रहे हैं, निकाल भी रहे हैं उसमें डाल भी रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको ऐसा लगेगा कि वो खत्म ही नहीं हो रही है। तो इसी तरह से हमें कुछ ऐसा करना होगा अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम अपने यूज के लिए चीजें ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उसे दे भी। अगर हम प्लांट्स को ले रहे हैं मतलब काट रहे हैं तो लगाएं भी। तो मैं तो कहूँगी आप सभी को अपने घर में पेड़ ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ों को लगाने में जो आनंद आता है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ लगाना और दूसरों को इसके लिए अवेयर भी करना। तो आगे बढ़ते हैं अब। प्रोटेक्ट एरिया शुड बी डेवलप फॉर एनिमल वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी आर अलाउड। जानवरों के लिए सुरक्षित क्षेत्रों को विकसित किया जाना चाहिए जहां किसी भी मानव गतिविधि का अनुमति ना हो। मतलब हमें कुछ ऐसे क्षेत्र बनाने चाहिए जहां पे मानव कुछ भी नहीं कर सकता। जैसे हमने बात करी थी इन सीतु की और एक्स सीतु की, वो ऐसी जगह है जहां पे मानव कोई अपनी क्रिया नहीं कर सकता है और उससे हम क्या कर पाएंगे, अपने जीव जंतुओं को बचा पाएंगे। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो आपको आज इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को बचा सकते हैं और कैसे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो इसलिए फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सिंपली बायोडाइवर्सिटी को आप क्या कहेंगे? बायोडाइवर्सिटी आपकी वही है जो आपकी जीव जंतु हैं उनकी जो विविधता आपको देखने को मिलती है उसे आप क्या कहते हैं? जैव विविधता कहते हैं। और मैं आपसे एक टर्म पूछूंगी कि जो जैव विविधता टर्म है ये किसने कॉइंड करी थी? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो कॉइंड करी थी वो किसी और ने करी थी और जो पब्लिश्ड करी थी वो आपकी करी थी एडवर्ड विल्सन ने। और आगे हमने बताया था कि UNEP के अकॉर्डिंग जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो क्या होती है? एग्रीगेट होता है आपके टाइप्स का, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी और आपका इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इन तीनों का एग्रीगेट होता है हमारा UNEP के अकॉर्डिंग, जिसे आप कहते हैं यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और आगे हम बात करते थे कॉजेस की। तो हैबिटेट के कम होने से मतलब हैबिटेट के खत्म होने से आपकी बायोडाइवर्सिटी पे इफेक्ट पड़ रहा है, पोल्यूशन से पड़ रहा है, आपके क्लाइमेट में चेंजेस आने से पड़ता है, और आगे आपके जो आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं रिसोर्सेज का उससे पड़ता है। और आगे बात करी थी हमने बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन की, जो हम करते हैं इन सीतु और एक्स सीतु के अकॉर्डिंग। इन सीतु में हम क्या करते हैं, जो हमारा नेचुरल हैबिटेट है उसके थ्रू करते हैं, जैसे नेशनल पार्क, सेंचुरी आपके रिजर्व हो जाते हैं। और एक्स सीतु में आप करते हैं आर्टिफिशियल, जैसे कि आपका चिड़ियाघर हो जाता है।
आगे हमने बताया था कैसे हम बचाएंगे। अब आगे हम पेड़ों को काटने से रोकेंगे, जानवरों पे जो हम शिकार करते हैं उसको बैन करेंगे, या फिर हम जो ऐसी जगह उनके लिए बनाएंगे जहाँ पे मानव उन्हें कुछ भी हार्म नहीं कर सकता, जो हमने एक्स सीटू और इन सीटू के अंदर देखा। और आगे जो नेचुरल रिसोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं वो अपना प्राकृतिक संसाधनों का जो यूज़ है वो सही तरीके से करेंगे, और तरीके से यूज़ भी सही तरीके से करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे बट हाँ ये भी करेंगे साथ के साथ अगर हम कुछ ले रहे हैं तो वहाँ पे उसे फ़र्क ना पड़े। जैसे मान लीजिए आपने एक पेड़ काटा तो एक पेड़ लगाइए जिससे कि आपकी प्रकृति को नुकसान ना पहुँचे, आपके लिए ही है सब चीज़ें, तो आपको पेड़ भी लगाने चाहिए। अब आगे पढ़ते हैं, हमने कुछ क्वेश्चन लिए हैं तो इसके आंसर आपको बताने हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, बायोडाइवर्सिटी इज मेजर ऑफ वेरिएशन ऑफ द लेवल। तो जो जैव विविधता है डैश स्तर पर भिन्नता का माप है। तो जो हमारी जैव विविधता है वो जेनेटिक है, स्पीसीज है, इकोसिस्टम है, ऑल ऑफ द अबाव है। तो इसका आंसर तो आप सभी बता सकते हैं कि हमने आपको बताया था कि जो बायोडाइवर्सिटी होती है वो 3 तरह की होती है, 3 टाइप्स की होती है। एक जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है जहाँ पे क्या होता है, जो जीन्स हैं सेम जीन्स के होने के बावजूद भी आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। एक होती है आपकी स्पीसीज डाइवर्सिटी, अलग अलग स्पीसीज में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। एक होती है पूरे इकोसिस्टम के अंदर जो भी चीजें हैं सब में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द अबाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टेरेस्ट्रियल बायोडाइवर्सिटी इज यूजुअली ग्रेटर नियर द। जो स्थलीय जैव विविधता है आमतौर पर डैश के पास अधिक होती है। जो आपकी बायोडाइवर्सिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी मैंने आपको बताया था कि आपका जहाँ पे इक्वेटर होता है, जब इक्वेटर पे आप रहते हैं यहाँ पे आपकी सबसे ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। बट अगर आप पोल्स की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी कम देखने को मिलती है। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा इक्वेटर। क्या हो जाएगा आपका, इक्वेटर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं, आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट इकोसिस्टम कवर लेस देन 10% ऑफ अर्थ सरफेस एंड कंटेन अबाउट -% ऑफ वर्ल्ड स्पीसीज। जो उष्णकटिबंधीय वन पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी की सतह के 10% से भी कम को कवर करते हैं और इनमें दुनिया की प्रजातियों का लगभग प्रतिशत हिस्सा होता है। तो वो कितना होता है, 30% होगा, 50 होगा, 70 होगा या 90 होगा। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे और नेक्स्ट वीडियोस में हम आपको इनके आंसर बताएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हमने थोड़ा आपको पढ़ाया था उसका आंसर हमने आपको इसलिए बता दिया क्योंकि आपको पता ही होगा। बट कुछ क्वेश्चन इसमें हमने ऐसे लिए हैं जिनका आंसर आप शायद ना कर पाए और शायद हमने वीडियो में आपको पढ़ाया भी नहीं हो। तो इससे ये चेक होगा कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड पहले कितनी अवेयरनेस थी। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे और नेक्स्ट के क्वेश्चन देख के बताते हैं, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, इसका आंसर भी आपको कमेंट करना है। तो ये जो भी क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं तो इनके आंसर आप बताएंगे भी, और अगर आपको कुछ इनसे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन पता होगा तो वो भी आप बताइए। जैसे हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट के बारे में अगर आप और चीज़ें बता सकते हैं तो वो भी आप कमेंट में एक्सप्लेन करिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो माइंड में चीज़ें चल रही हैं ना, जब आप उसे लिखेंगे तो आपके माइंड में और ज़्यादा फिक्स हो जाएगा। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट जो है इसका आंसर आपको करना होगा। तो इसमें से डी तो होगा ही नहीं, हम आपको हिंट दे देते हैं, तो डी तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन ए बी सी में से आपका एक ऑप्शन है तो वो आपको चॉइस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉलोइंग स्टेप कैन कंजर्व द फॉरेस्ट कवर। निम्नलिखित में से वन आवरण का संरक्षण किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है फॉरेस्ट को, हम अगर हमारा जो कंजर्व किया जा सकता है वो कैसे किया जाएगा, जंगल की आग को रोक के, मवेशियों द्वारा अतिचारण को रोकथाम, शिकार और अवैध शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया जाए, उपयुक्त सभी। जो हमारा जंगल को जला देते हैं उस चीज को रोकेंगे, सिंपल पता है आपको, हाँ जी रोकेंगे। और आपका जो ओवर ग्रेजिंग होता है कैटल का उसको रोकेंगे, सही बात है। और हंटिंग और जो चीज़ें बैन कर देंगे, ये भी सही कहा है।
शिकार पर प्रतिबंध लगा देंगे। तो इसमें आंसर सिंपल है, इसका आंसर तो कोई ऐसा माइंड लगाने वाली चीज़ नहीं है, उपयुक्त सभी होगा, तो इसे होमवर्क में देने का कोई फायदा नहीं है। तो ये 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क में इसलिए दिए हैं जिससे कि आप अपने दिमाग को चला सकें। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और कमेंट में ये ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगता है आपको, समझ में आता है, कोई टॉपिक है ऐसा जो वीडियो में आपको पढ़ाया जा रहा है उससे रिलेटेड आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिससे हम आपकी कोई डाउट क्लासेस भी ले सकें, जिसमें आपके डाउट्स को ही क्लियर किया जाए। अगर आपका किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है जो अभी तक हमने आपको ईवीएस में पढ़ाया है तो आप पूछिए कमेंट बॉक्स में। एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर दें। थैंक यू सो मच।